वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। क्या आप जानते हैं कि नशीले पदार्थों की दुनिया का राजा कौन है? उस राजा का नाम है पैब्लो एस्कोबार। आपने वैसे कई गैंगस्टर्स और ड्रग लॉर्ड्स पर आधारित मूवीज तो देखी होंगी। उनमें ज्यादातर कैरेक्टर्स में आपको पैब्लो एस्कोबार की झांकी जरूर नजर आई होगी। ये है पैब्लो एस्कोबार की पावर। उस पैब्लो की लाइफ पर आधारित एक मूवी बनी थी एंड आज हम उसको आपके लिए लेकर आ गए हैं। कहानी का हर सीन रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं 2017 में रिलीज हुई एक बायोग्राफिक क्राइम ड्रामा मूवी जिसका नाम है लविंग पैब्लो। वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा आनंद लेने के लिए फिर से वीडियो को एंड तक देखिए। मूवी की शुरुआत में वर्जीनिया नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो एक प्राइवेट जेट में है। जेट लैंड होता है और उसको एक सिक्योर जगह पे ले जाया जाता है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमारे लिए आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैडम, इसलिए यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल मना है और बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट करना तो सख्त मना है। अब इनकी बातों से तंग आकर वो कहती है अपनी बकबक बंद करो, मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी से मेडिकल से एस्प्रिन लेकर आओ। वो भी कह देते हैं दोस्तों वर्जीनिया मैडम, हम इस वक्त अमेरिका में हैं और यहाँ पर एस्प्रिन को भी एक नशीला पदार्थ माना जाता है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिकल में भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर तो वर्जीनिया जोर से ठाका मारकर हंसती है। वो मन ही मन सोचती है अगर थोड़े से एस्प्रिन को ये लोग नशीला पदार्थ समझते हैं तो न जाने पैब्लो एस्कोबार के माल को ये लोग कहेंगे क्या। तो पैब्लो के बारे में यहाँ कोई भी उतना नहीं जानता जितना वर्जीनिया जानती है। असल में वर्जीनिया कोलंबिया में रहती थी और कभी अमेरिका आई नहीं। अब वो कोलंबिया छोड़कर अमेरिका आई है तो जाहिर है कोलंबिया में उसे कोई प्रॉब्लम हुई होगी और वर्जीनिया उसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रही होती है। एंड तब हमें फ्लैशबैक में पैब्लो को दिखाते हैं जो कि कोलंबिया में एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है, नशीले पदार्थों का देवता। मतलब अगर वो कुछ करने की ठान लेता है तो उसे उस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज आपको बता दूं, उसकी डिक्शनरी में रहम, इंसानियत इन जैसे शब्द तो है ही नहीं कहीं। मतलब एक दिन की बात है, वो अपनी गैंग के साथ बाइक में जा रहा होता है। अचानक रास्ते में घोड़ा आ जाता है एंड एक आदमी घोड़े से टकराकर नीचे गिर जाता है और घोड़ा भी। पैब्लो कहता है घोड़े को उड़ा दो, ये कहकर वो आराम से चल देता है। यहाँ दोस्तों पैब्लो जो एक बार कह देता है उसे ना मानने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। उसका आदमी झट से घोड़े को गोली मार देता है और फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। ये बाहर वालों के प्रति जितना बेरहम है, घर के अंदर वो अपने परिवार से उतना ही प्यार करता है। वो हमेशा कहता है कि बिजनेस अपनी जगह और फैमिली अपनी जगह, दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह। पैब्लो को कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए वो एक आदमी से मिलता है। अब तभी स्विमिंग पूल में उसका बेटा तैर रहा होता है, मस्त एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन पैब्लो नहीं चाहता कि उसका बेटा इनकी बातें सुने। तो वो जेब से कुछ सिक्के निकालकर पानी में फेंकता है और कहता है कि बेटा अगर तुमने उन सिक्कों को ढूंढ निकाला तो वो सारे तुम्हारे हो जाएंगे। बेटा तो सिक्के ढूंढने में लग जाता है। इसी बीच पैब्लो उस आदमी से कहता है कुछ साल पहले मैंने एक कत्ल करवाया था और उस केस की डिटेल्स एक फाइल में है। अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो मैं फंस जाऊंगा। तुम्हें मैं मुंह मांगे पैसे, गन्स सब कुछ दूंगा, तुम सिर्फ उस फाइल का पता लगाओ और मिटा दो। अब प्रॉब्लम यह है कि पैब्लो को कोई नहीं कर सकता। तो वो आदमी भी कह देता है कि ठीक है मैं जरूर करूंगा एंड फिर वो चला जाता है। इतने में पैब्लो का बेटा कहता है पापा मैं सिक्का ढूंढ लिया, लेकिन ये तो सिर्फ 5 पेसोस है। पैब्लो कहता है कि इसे कमाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है क्या तुम जानते हो। कहकर वो पैसे लेकर वापस जेब में डाल देता है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि पैब्लो महीने में जितने पैसे कमाता है ना, उन करेंसी नोट्स के गट्ठों को रबड़ बैंड से बांध कर रखता है। और यकीन नहीं करोगे 2.5 लाख के तो वो सिर्फ रबर बैंड से खरीदता है। तो समझ लीजिए वो कितने पैसे कमाता होगा। लेकिन वो 5 पेसोस को भी वेस्ट नहीं करना चाहता। ये होता है पैसे का जुनून। इससे उसका कैरेक्टर समझ में आ जाता है दोस्तों कि उसके लिए मतलब हमारे लिए जैसा एक पैसा कुछ नहीं रखता, उसके लिए बहुत कुछ रखता है। कट करके यहाँ से वर्जीनिया को दिखाते हैं जो एक जर्नलिस्ट है। अब प्लेन एक जगह लैंड होता है तो वहाँ पर बहुत सारे आदमी गन तान कर खड़े होते हैं। वर्जीनिया घबरा जाती है, लेकिन तब उसका साथी कहता है कि डरो मत, ये पैब्लो एस्कोबार के आदमी है, तुम्हें बस पैब्लो एस्कोबार का इंटरव्यू लेना है, डरने की बात कुछ नहीं है। असल में दोस्तों वर्जीनिया ने पैब्लो को कभी देखा तक नहीं था, सिर्फ उसके बारे में सुना ही होता है। पैब्लो ने आज अपने घर में एक पार्टी रखी होती है जिसमें वर्जीनिया भी शामिल होगी। प्लेन लैंड होता है तो वहाँ पर पैब्लो हाजिर हो जाता है। वो भी कहता है थोड़े स्टाइल में, डरिए मत, ये गन सिर्फ जानवरों के लिए है। फिर वो उनको एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पर हाथी नहा रहे होते हैं। वर्जीनिया तो नहीं जानती कि ये पैब्लो एस्कोबार है और वो पैब्लो का खूब मजाक उड़ा रही होती है। लेकिन पैब्लो भी गुस्सा होने के बजाय वर्जीनिया को देखकर हंसने लगता है। तो शाम को पैब्लो की पार्टी में वर्जीनिया अपने साथी के साथ जाती है। वहाँ कई बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स और सब होते हैं। वहाँ पर भी गन्स के साथ कई आदमी खड़े हैं सिक्योरिटी के लिए। एक आदमी वर्जीनिया को पैब्लो से मिलवाने लेकर जाता है। पैब्लो को देखते ही वर्जीनिया के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसने अनजाने में उसका बहुत मजाक उड़ा दिया था। एंड फिर वो डर कर माफी भी मांगती है कि सर आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया कि आप ही पैब्लो एस्कोबार हैं। पैब्लो भी बोलता है कि अच्छा मैं क्यों बताने लगा भला। वर्जीनिया कहती है कि अगर गुस्से में आपने मुझे गोली मार दी होती तो क्या होता। लेकिन वो कहता है दोस्तों औरतों पर मैं अपना गुस्सा नहीं दिखाता, सिर्फ अपना प्यार दिखाता हूँ। एंड इस तरह वो वर्जीनिया के साथ जरा फ्लर्ट करने लग जाता है। फिर कहता है कि तुम एक जर्नलिस्ट हो ना,
तो कल तुम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो, बहुत बढ़िया। असल में हम बेघर लोगों के लिए घर बनाकर दे रहे हैं, मैं उसी बारे में तुम्हें बताऊंगा, फिर तुम उसे अपने चैनल पे दिखाना। वर्जीनिया भी कहती है कि इसी का तो मुझे इंतजार था, मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन की बात है, पेब्लो वर्जीनिया को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ कचड़े के ढेर पर कई लोग काम कर रहे होते हैं। पेब्लो बताता है कि इन्हीं लोगों के लिए मैं घर बनाने जा रहा हूँ, लगभग 2000 घर बनाने का हमारा प्लान है। वर्जीनिया उसका इंटरव्यू लेती है और उसे वीडियो रिकॉर्ड भी करती है। जब ये टीवी पर आता है ना, तो पेब्लो को लोग बिल्कुल रॉबिन हुड समझने लगते हैं। पेब्लो का अच्छा नाम हो जाता है। दूसरी ओर सरकार मौका ढूंढ रही होती है कि पेब्लो को कैसे अरेस्ट करे, लेकिन कहाँ पेब्लो ने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पैसे देकर उनको अपनी जेब में बंद करके रखा होता है, इसलिए उसे किसी का भी डर नहीं होता। अब पेब्लो और वर्जीनिया थोड़े क्लोज होने लग जाते हैं और पेब्लो अपनी पार्टीज में भी वर्जीनिया के साथ जाता है। उसके आदमियों को तो लगता है कि शायद ये हमारी नई भाभी बन गई है। भाभी नंबर 2 दोस्तों, यहाँ से पेब्लो और वर्जीनिया के बीच प्यार होने लगता है। पेब्लो भले ही नशीले पदार्थ स्मगल करके पैसे कमाता है, लेकिन उन पैसों को वो गरीबों के लिए खर्च भी करता है, इसलिए वर्जीनिया पेब्लो को बहुत पसंद करने लगती है। और पूरे कोलंबिया में देखें तो नशीले पदार्थ के बिजनेस में पेब्लो से कोई टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन पेब्लो अमेरिका में भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। कट करके अमेरिका के एक हाईवे को दिखाते हैं जहाँ पर अचानक एक ट्रक बीच में आ जाता है और सारी गाड़ियां एक तरफ जाम हो जाती हैं। तब दूसरी तरफ रोड खाली होता है और वहाँ पर पेब्लो एस्कोबार का प्राइवेट प्लेन लैंड करता है। इस प्लेन में पूरे का पूरा माल भरा हुआ है दोस्तों। इस प्लेन के आने की खबर पहले से अमेरिका के ड्रग डीलर्स तक पहुंच चुकी थी। वो हाईवे पर एक कतार में अपनी गाड़ी के साथ खड़े हो जाते हैं और जैसे प्लेन एक लाइन को क्रॉस करता है, तभी एक बड़ा ट्रक बीच में आकर बाकी गाड़ियों को ब्लॉक कर देता है और ये ड्रग डीलर्स उस ट्रैफिक जाम में नहीं फंसते और प्लेन के पास भागते हैं। फिर हर एक ने जितना माल ऑर्डर किया होता है उसके हिसाब से बड़े बड़े बंडल्स में नशीले पदार्थ को लेकर वो अपनी गाड़ियों की ओर भागते हैं एंड अपना माल लेकर वो अपनी गाड़ियों में वहाँ से जल्दी निकल भी जाते हैं। पूरा माल खत्म होने के बाद प्लेन को वहीं छोड़कर पेब्लो के आदमी एक गाड़ी में वहाँ से बच निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन को कचड़े की तरह यहाँ छोड़कर जाने का मतलब क्या है, इस तरह पेब्लो पैसे वेस्ट क्यों कर रहा है। लेकिन पेब्लो जितना माल बेचता है उसके हिसाब से तो इस प्लेन का दाम धूल के बराबर है दोस्तों। और इस कारोबार में सबसे ज्यादा नुकसान होता है अमेरिकन सरकार को, क्योंकि अमेरिका में जो नशीले पदार्थ बिकते हैं उसमें से 80% कोलंबिया से आता है और वो सारा सिर्फ पेब्लो का माल है। सरकार लाख कोशिश के बाद भी पेब्लो को रोक नहीं पाई थी। अब वो डेविड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को पेब्लो को पकड़ने का काम सौंपते हैं। दूसरी ओर पेब्लो एक मास्टर प्लान बना रहा होता है। वो कहता है कि हम पैसों से पॉलिटिशियन को खरीद सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन किसी भी वक्त गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं और हमें बुरी तरह फंसा भी सकते हैं, इसलिए हमें भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कोलंबिया के बड़े बड़े पोजीशंस पर हमारे आदमी होने ही चाहिए, तभी जाकर हमारा बिजनेस बढ़ेगा एंड फिर हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा जब हम पोजीशन में होंगे। तो दोस्तों, पहले से पेब्लो गरीबों को घर, प्लेग्राउंड, स्कूल वगैरह बनाकर दे रहा है, इसलिए गरीब लोग पेब्लो को बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए पूरे कोलंबिया में अपना नाम करना होगा उसे। तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होता, ये तो सब जानते हैं। पेब्लो को लगता है कि जब फिल्म एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्संस और नारियल बेचने वाला, चाय बेचने वाला, ये लोग पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, तो भाई मेरे जैसा बड़ा ड्रग लॉर्ड क्यों नहीं आ सकता। एंड इसी ख्याल के साथ वो अपने पैसों और इन्फ्लुएंस को यूज करके पॉलिटिक्स में कूद पड़ता है। वर्जीनिया उसको पूरी तरह सपोर्ट करती है और क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है तो वो पेब्लो के बारे में नई नई आर्टिकल्स लिखकर अपने टीवी शो पर भी पेब्लो की अच्छी बातों को दिखाती रहती है। पेब्लो एक नेता की तरह जनता के सामने भाषण देता है और उसका भाषण लोगों को पसंद भी आ जाता है। फिर क्या था, जनता का सपोर्ट भी उसको मिलता है और वो एक मिनिस्टर बन जाता है। कोलंबिया के बोगोटा शहर में जुलाई 20, 1982 को मिनिस्टर्स की मीटिंग में पेब्लो आता है दोस्तों। वहाँ का गार्ड कहता है कि सर, आपने टाई नहीं पहना, बिना टाई के तो हम आपको अंदर अलाउ कर नहीं सकते। अब ये सुनकर पेब्लो को आ जाता है गुस्सा। वो उसे कान में कहता है कि अगर मैं सिर्फ पेब्लो एस्कोबार होता तो कब का तुम्हें गोली से उड़ा देता, लेकिन अभी मैं नेता बन गया हूँ, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। इतने में तो दोस्तों कई आदमी अपनी टाई निकालकर कहते हैं कि सर आप हमारी टाई ले लीजिए। पेब्लो मस्त एक टाई पहनकर अंदर जाता है। अब पेब्लो मिनिस्टर बन गया है तो उस पर जो केसेस हैं उनके लिए उसे इतनी आसानी से अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई चाहे तो उसके लिए मुसीबत जरूर खड़ा कर सकता है। ये सारी चीजें अपने दिमाग में सोचकर पेब्लो फैसला करता है कि मुझे ऐसी पोजीशन पर पहुंचना है जहां मुझे कोई हाथ न लगा पाए, और वो पोजीशन है प्रेसिडेंट की। वो किसी भी तरह कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनने की ठान लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, उसमें वक्त तो लगेगा ही। वो समझ जाता है कि उसके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण वर्जीनिया है, जिसने अपने टीवी शोज के जरिए उसे इतनी पब्लिसिटी दी और उसी से जनता को पेब्लो पर विश्वास होने लगा। इसलिए वो वर्जीनिया के सूटकेस में पैसे भर देता है
ऊपर से उसे एक बहुत ही कीमती डायमंड नेकलेस भी पहनाता है। लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था कि पैब्लो के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है, फिर वो अपने परिवार को छोड़कर वर्जीनिया के साथ क्या कर रहा है, यही सोच रहे हैं ना आप। वैसे पैब्लो को जो औरत पसंद होती है वो उसे अपनी फैमिली बना लेता है और उनसे उतना ही प्यार करता है जितना अपनी पुरानी फैमिली से। पैब्लो के दिए हुए पैसे और उसके इन गिफ्ट्स ने वर्जीनिया का दिल जीत लिया था। दूसरी ओर डेविड नाम का सरकारी ऑफिसर किसी भी तरह पैब्लो के खिलाफ बस सबूत इकट्ठा करके उसे अरेस्ट करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा होता है। वो जानता है कि वर्जीनिया पैब्लो के साथ बहुत क्लोज है क्योंकि वो अपने टीवी शोज पर पैब्लो के बारे में खूब पब्लिसिटी करती है। एंड दोस्तों, डेविड उसी के जरिए पैब्लो तक पहुंचना चाहता है। इसके जरिए, वर्जीनिया के जरिए। इसलिए वो वर्जीनिया से मिलता है और कहता है अमेरिका में जा रहे नशीले पदार्थ का 80% कोलंबिया से आता है और मुझे ये पता लगाना है कि कोलंबिया से अमेरिका को माल कौन सप्लाई कर रहा है। आप तो पैब्लो के बहुत क्लोज है ना, और पैब्लो ने तो गरीबों के लिए इतना कुछ किया है कि सरकार भी ये सब कुछ नहीं कर पा रही है। तो क्या आप बता सकती हैं कि पैब्लो के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? वो मतलब क्या बिजनेस करता है? वर्जीनिया कहती है ताज्जुब की बात है कि आप उनके बिजनेस के बारे में नहीं जानते। अमेरिका में कई लोग जानते हैं कि पैब्लो क्या बिजनेस कर रहा है, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। दैट्स द पावर ऑफ पैब्लो। वो अपने पैसों से सिर्फ कोलंबिया में नहीं, अमेरिका में भी पॉलिटिशियंस को खरीद सकता है। इस तरह पैब्लो के बारे में बिना कुछ बताए वो चली जाती है। लेकिन डेविड को न जाने क्यों लगता है कि वर्जीनिया के जरिए वो पैब्लो तक जरूर पहुंच पाएगा। चलिए देखते हैं। दूसरी ओर पैब्लो मिनिस्टर्स मीटिंग में बात कर रहा होता है, लेकिन दूसरे मिनिस्टर्स को पैब्लो से थोड़ा सख्त चिढ़न होती है। इसलिए नहीं कि वो नशीले पदार्थ बेचता है, बल्कि इसलिए कि पैब्लो के पास बहुत पैसे हैं। वो इतना पावरफुल बन रहा है कि फ्यूचर में वो इन सबको खरीद सकता है और उसके बाद पैब्लो को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो किसी भी तरह पैब्लो को पदवी से हटा देना चाहते हैं कि बस इसको एक बार पोजीशन से हटा दें तो बढ़िया होगा। वो खुलेआम उसके ड्रग बिजनेस की चर्चा करने लगते हैं। पैब्लो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पास इतनी दौलत है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उसकी खिल्ली उड़ाने में कामयाब हो गए। कैसे? वो गुस्से में उठकर चला जाता है। लेकिन पैब्लो को ना अटल विश्वास है कि अगर वो पॉलिटिशियंस को पैसे देगा तो वो जरूर कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए उसके पीछे आएंगे। चलिए इसी बीच वर्जीनिया को देखते हैं। वो जर्नलिस्ट है और उसे कल छपने वाले न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज मिल गया था, जिससे वो पैब्लो को दिखाती है। वो कहती है कि हेडलाइंस में लिखा है कि पैब्लो एस्कोबार नशीले पदार्थ का बिजनेस करता है। ये लोग तुम्हें बदनाम करके मिनिस्टर की पदवी से हटाना चाहते हैं। ऐसे में अगर कोई और होता तो बिल्कुल बौखला जाता कि अब मैं क्या करूं। लेकिन पैब्लो ऑन द स्पॉट एक प्लान बना लेता है। वो अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि सुनो, ध्यान से सुनो, कल सुबह एक भी न्यूज़पेपर मार्केट में नहीं पहुंचना चाहिए। जब न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आएंगे तो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स खरीद लो। एक न्यूज़पेपर 5 पैसों का आता है, मैं 500 देने को तैयार हूँ, सारे के सारे खरीद लो। उसके आदमी बड़े खुश हो जाते हैं और तुरंत काम पे लग जाते हैं। इस तरह एक भी न्यूज़पेपर लोगों तक नहीं पहुंच पाता और पैब्लो के ड्रग बिजनेस की खबर जनता तक पहुंचती ही नहीं। पैब्लो बुरा ही सही, लेकिन अपने आदमियों को उसने जो प्रॉमिस किया था उतने पैसे जरूर देता है। लेकिन पैब्लो यहाँ रुकने वाला नहीं था। वो उस मिनिस्टर से बदला लेना चाहता था जिसने पार्लियामेंट में उसका मजाक उड़ाया था। एंड इसके काम के लिए वो एक गैंग को हायर करता है। असल में कोलंबिया के ज्यादातर इलीगल गैंग्स को पैब्लो ने ही ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह लड़ना है, बाइक में जाते हुए कैसे टारगेट को शूट करना है वगैरह वगैरह। अब ऐसे ही एक गैंग को वो उस मिनिस्टर को खात्मा करने के लिए भेज देता है। एंड वो उस मिनिस्टर को मार भी डालते हैं और उस न्यूज़पेपर एजेंसी के लोगों को भी मार डालते हैं जिन्होंने पैब्लो की सच्चाई छापने की कोशिश की थी। फिर जब ये बात मिनिस्टर्स को पता चलती है तो वो एक मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन उसमें पैब्लो कहता है कि हाँ, मैंने ही उन लोगों को मरवाया है। मेरा लक्ष्य एकदम साफ है, बिल्कुल क्लियर। मैं कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ और अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की या मुझे बदनाम करने का सोचा तो सबको उड़ा दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं सरकार को ही उलट दूंगा और फिर बनेगी पैब्लो की सरकार। समझे? इस तरह दोस्तों वो खुलेआम धमकाता है सरकार को। तब जाकर बाकी मिनिस्टर्स को एहसास होता है कि उन्हें पैब्लो को बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। अब वो पैब्लो को रास्ते से हटा देना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? वो पैब्लो को एक वांटेड क्रिमिनल ऐलान कर देते हैं। जो भी पैब्लो को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसको $1000 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये जानकर पैब्लो चुप नहीं बैठता और पूरे कोलंबिया में उसके जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बता देता है कि सरकार को हमें मिटाना होगा। सरकारी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, क्लर्क्स, मिनिस्टर्स, छोटे से छोटे सरकारी कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े ऑफिसर, मिनिस्टर्स तक सबको मार डालो। जिन लोगों को तुम मारोगे उनकी पदवी के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यह सुनकर दोस्तों उसके आदमी जोश में आ जाते हैं और हर सरकारी ऑफिशियल को शूट करने लगते हैं। इस तरह पैब्लो और सरकार के बीच युद्ध शुरू होता है जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। पैब्लो वर्जीनिया को गन देता है और कहता है कि सरकार मुझे पकड़ना चाहती है और जाहिर है वो मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें टॉर्चर करेंगे, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए गन रख लो। वर्जीनिया परेशान हो जाती है कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक हालात कितने बिगड़ गए। वो न्यूज में पढ़ती है कि किस तरह पैब्लो के आदमी सरकारी लोगों को अंधाधुंध शूट कर रहे हैं। यही नहीं, वो जिस मीडिया कंपनी के लिए काम करती थी वहाँ उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है।
उसका बॉस कहता है कि पैब्लो के आदमी गवर्नमेंट ऑफिशियल को शूट करे जा रहे हैं, इस वजह से लोग बहुत गुस्से में हैं। वो जानते हैं कि तुम पैब्लो के साथ हो, इसलिए वो अपना गुस्सा तुम पर निकालने के लिए यहाँ भी आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ भी तोड़फोड़ मचाएंगे और इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम काम से निकल जाओ। वर्जीनिया बेबस होकर वहाँ से चली जाती है। तब डेविड उससे मिलता है और वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं। डेविड पूछता है कि प्लीज सिर्फ इतना बता दो कि पैब्लो कहाँ पर है, अगर उसे हमने पकड़ लिया तो यहाँ जो चारों तरफ ये शांति फैली हुई है सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा, लोग फिर चैन से रह पाएंगे, सोचो जरा इसके बारे में। वर्जीनिया भी सोच में पड़ जाती है कि पैब्लो की वजह से उसकी जर्नलिस्ट की नौकरी भी चली गई जो कि उसका पैशन था, इसके बाद लाइफ में वो कभी चैन से नहीं रह पाएगी। ये सोचकर वो पैब्लो के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन तब बाहर वो एक कार को देखती है जिसमें पैब्लो का आदमी होता है। वो समझ आती है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो जरूर मारी जाएगी, इसलिए वो चुपचाप घर जाती है। फिर वो पैब्लो को कॉल करके चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई और तुम्हारे आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। अब पैब्लो कहता है सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए और कुछ भी नहीं। वर्जीनिया कहती देखो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सेफ्टी। अब दोस्तों पैब्लो चिढ़कर कहता है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पता है ना काट डालूंगा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो और चुपचाप पड़ी रहो वहीं। वर्जीनिया गुस्से में फोन को तोड़ देती है। इन सारी बातों को पुलिस ट्रैप कर रही थी क्योंकि पैब्लो को पकड़ने का इकलौता रास्ता है वर्जीनिया। वो वर्जीनिया को पैब्लो के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने वर्जीनिया के बॉस को उसे नौकरी से निकाल देने को कहा था और इनके फोन कॉल के जरिए वो पैब्लो का लोकेशन जान लेते हैं। उस वक्त सिर्फ लैंडलाइंस होते थे और फोन टैप करके लोकेशन ट्रैक करना थोड़ा आसान था। तो पुलिस अब हेलीकॉप्टर्स में उस जगह पर जाती है जो कि जंगल के बीच में है और इस बात से बेखबर पैब्लो और उसके आदमी आराम से बैठे होते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज को सुनकर वो इधर उधर भागने लगते हैं। पैब्लो तो नंगी हालत में गन लेकर भागता है। ये लोग हेलीकॉप्टर को अपनी पिस्टल से शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठी पुलिस मशीन गन से इनको भून डालती है। अगर हेलीकॉप्टर नीचे आ गया तो वो पैब्लो को पकड़ लेंगे और फिर हो जाएगा सब कुछ खत्म। लेकिन इतने हलचल में भी पैब्लो एक प्लान बनाता है। वहाँ वो कई कबूतर पाल रहे थे। पैब्लो जाकर सारे पिंजरे खोल देता है और ढेर सारे कबूतर उड़कर हेलीकॉप्टर की ओर जाते हैं और उसके पंख से टकरा कर गिरने लगते हैं। इस वजह से हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है और वो एक जगह जाकर क्रैश हो जाता है। सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं, लेकिन पूरे कोलंबिया में खबर फैल जाती है कि पुलिस ने पैब्लो का पता लगा लिया और उसने पैब्लो को मार भी डाला है। तभी एक एफएम चैनल का कॉल आता है और पैब्लो बात करता है। वो कहता है किसने कहा मैं मारा गया। एंकर भी कहता है कि देखो तुम पैब्लो की तरह बात अच्छी कर लेते हो, मिमिक्री अच्छी कर लेते हो, अगर तुम सच में पैब्लो हो तो प्रूव करके दिखाओ। पैब्लो कहता है ठीक है मुझे बताओ क्या करना होगा। तुम कहो तो आज रात तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तुम्हारी बीवी बच्चों को मार डालूं या इस वक्त तुम्हारी बिल्डिंग को ब्लास्ट करवा दूं, जल्दी बताओ क्या करना है। ये सुनकर एंकर घबरा जाता है और वो रियलाइज करता है कि ये कोई प्रैंकस्टर नहीं, सच में पैब्लो एस्कोबार है। अब दोस्तों कोलंबिया सरकार से ज्यादा अमेरिकन सरकार के लिए पैब्लो का पकड़ा जाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो लोग आए दिन नए नए तरीके अपनाते हैं। लेकिन पैब्लो को गरीब लोगों से हमदर्दी थी, इसलिए सरकार तो खुद गरीब लोगों को टॉर्चर करने पे उतर आती है ताकि उन्हें बचाने के लिए पैब्लो सामने आ पाए। यही नहीं, जगह जगह वो बॉम्ब गिराते हैं और झूठी खबर फैलाते हैं कि पैब्लो के आदमी बॉम्ब गिरा रहे हैं। पैब्लो समझ आता है कि जिस जनता ने मुझे सपोर्ट किया था उसके सामने मुझे बदनाम करने की सरकार की कोशिश है ये, इसलिए वो सरेंडर होने का फैसला करता है। लेकिन वो कुछ शर्तें रखता है कि उसे जेल में नहीं बल्कि सारी सुविधाएं वाली एक जगह में रखा जाए। उसके आसपास सिर्फ उसके आदमी होने चाहिए, कोई भी पुलिस वाला उसके पास नहीं होना चाहिए। उसके आदमियों के एंटरटेनमेंट गेम्स वगैरह का पूरा इंतजाम हो। तब वो कहता है कि अगर मेरी ये सारी शर्तें नहीं मानी गई तो मैं सरेंडर नहीं होऊंगा और सरकार कभी मेरा पता लगा ही नहीं पाएगी। इस तरह वो अपनी एक वीडियो भेजता है। सरकार को मजबूरन उसकी शर्त माननी पड़ती है क्योंकि वो किसी तरह बस पैब्लो का नशीला पदार्थ का जो बिजनेस है ना उसको ठप करवाना चाहते हैं। वो पैब्लो के लिए वैसी जगह को तैयार करते हैं। सच कहें तो ये जेल नहीं बल्कि घर जैसी एक शानदार जगह है। मतलब पैब्लो को हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा। पैब्लो वहाँ कर ऐसे रहता है जैसे कि वो जेल में नहीं बल्कि किसी रिजॉर्ट में है। आराम से शराब पीकर अपने आदमियों के साथ खेलता है, मजे करता है। उसकी वाइफ और बेटी उससे मिलने आती है। बेटी पूछती है कि पापा क्या आप जेल में हैं? पैब्लो कहता है क्या तुम्हें ये जेल लगता है? वो कहती है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दूर पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं। पैब्लो कहता है नहीं बेटा, वो तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो मेरी सुरक्षा के लिए वहाँ पर रखे गए हैं। पर पापा माँ तो कह रही थी कि ये जेल है और आप यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अरे मजाक कर रही थी तुम्हारी माँ, चलो तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम शॉप चलते हैं और मैं तुम्हें वहाँ पर आइसक्रीम दिलाता हूँ। ये सुनकर बेटी बहुत खुश होती है। पैब्लो उसे अपने कंधों पर उठाकर जाता है। उसकी वाइफ पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है बेबी को आइसक्रीम दिलाने। वो गेट क्रॉस करके बाहर चला जाता है और एक आदमी से गाड़ी की चाबी भी लेता है। तभी वहाँ के गार्ड्स उस पर गन तान देते हैं। अगर पैब्लो ने एक कदम आगे रखा तो वो नहीं देखेंगे कि उसके साथ उसकी बेटी है, वो अंधाधुंध शूट कर देंगे। पैब्लो की वाइफ कहती है कि प्लीज पैब्लो तुम अंदर जाओ। तब जाकर पैब्लो को पूरी तरह एहसास होता है कि वो जेल में है। फिर वो जेल के अंदर से ही अपना बिजनेस चलाता है। असल में बाहर से उसके आदमी ना उसके नशीले पदार्थ के बिजनेस को चलाते ही रहते हैं, लेकिन अब उन्हें पैब्लो से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बिजनेस में जो पैसे मिलते हैं वो उन्हें खुद रख लेते हैं और बहुत कम पैसे पैब्लो को देते हैं। कभी कभी तो पैब्लो से मिलने जाते हैं, लेकिन अब वो पैब्लो के सामने बहुत अकड़ कर भी जवाब देते हैं। ऐसे गद्दारों को पैब्लो
पैब्लो जेल के अंदर ही मार डालता है। सरकार और परेशान हो जाती है कि हमने क्रिमिनल की बातें मानकर उसको ऐसा जेल बनाकर क्यों दिया होगा, सिर्फ इसलिए कि वो आगे से लीगल काम न करे। लेकिन पैब्लो तो यहाँ भी कत्ल कर रहा है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए मिलिट्री फोर्स को जेल के अंदर भेज देते हैं। लेकिन पैब्लो पहले से जानता था कि यही होने वाला है, इसलिए वो रात को ही उस जगह से बचकर भाग चुका था। अब सरकार उसे पकड़ने के लिए पुलिस को शूट एट साइट ऑर्डर देती है, जहाँ पैब्लो को देखो शूट। दूसरे गैंग्स भी पैब्लो के साथ नहीं देते, जिस वजह से वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है और कहीं छिप कर रहता है। उसे और कमजोर बनाने के लिए सरकार एक और कदम उठाती है। जिस तरह पैब्लो के आदमियों ने सरकारी ऑफिशियल्स को हर जगह शूट किया था, उसी तरह मिलिट्री पैब्लो के आदमियों को शूट करने लगती है। वर्जीनिया का पैब्लो के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन पास्ट में वो पैब्लो के साथ थी, इसीलिए वो वर्जीनिया को भी शूट करने आते हैं। उस वक्त वर्जीनिया स्टोर के अंदर होती है। वो लॉक नहीं तोड़ पाते, लेकिन स्टोर के ग्लास को शूट करने लगते हैं। नॉर्मल ग्लास होता तो वर्जीनिया को गोली लग जाती, लेकिन कुछ दिन पहले स्टोर में चोरी हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं, जिस वजह से वो बच जाती है। कुछ देर के बाद पुलिस वाले चले भी जाते हैं और इस तरह वर्जीनिया बाल बाल बच जाती है, लेकिन वो बहुत डरी भी होती है। वर्जीनिया समझ जाती है कि इस तरह वो डर डर कर नहीं जाएगी और पुलिस में सरेंडर हो जाती है। वो उन्हें बताती है कि पैब्लो को पकड़ना है तो उसकी फैमिली को पकड़ो, क्योंकि पैब्लो के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है। अब दोस्तों, पैब्लो को भी इस बात का पता चल जाता है और वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें अमेरिका भेज देता है। लेकिन अमेरिकन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और जब पैब्लो ये न्यूज देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ अमेरिकन पुलिस पैब्लो की वाइफ और बेटी को एक होटल रूम में रखते हैं, जहाँ एक फोन भी होता है। वो पास के कमरे में वेट कर रहे होते हैं कि कब पैब्लो की वाइफ पैब्लो को कॉल करेगी और वो कॉल को ट्रेस करेंगे। वो भी पैब्लो को कॉल कर देती है। पैब्लो समझ जाता है कि अगर पुलिस ने उसकी वाइफ को अरेस्ट किया है तो वो उसके फोन को भी ट्रेस जरूर करेंगे। इसलिए वो अपनी वाइफ को जवाब देने के बजाय कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर से कॉल सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि तुम्हारे परिवारों को मैं छोड़ूंगा नहीं, हर एक के घर में घुसकर सबको खत्म कर दूंगा। अगर अपने परिवारों की जान प्यारी है तो मेरी फैमिली को छोड़ दो। अब पुलिस को पैब्लो का लोकेशन मालूम हो गया था, तो वो उस जगह के लिए निकल जाते हैं। पर पैब्लो की बेटी उससे बात करने लगती है। इतने में पुलिस बिल्डिंग में घुस आती है और पैब्लो भी उनको देख लेता है। वो अपनी बेटी से बातें करते करते अपना गन भी लोड कर लेता है और खिड़की से बच निकलने की सोचता है। बेटी पूछती, पापा सभी आपको ढूंढ क्यों रहे? पैब्लो कहता है, क्योंकि बेटा इस दुनिया में तुम्हारा पापा जैसा आदमी है ही नहीं। तो पापा, क्या आप दुनिया के राजा हैं? पैब्लो कॉल कट करके खिड़की से कूदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है। दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी है तो पैब्लो दरवाजे पे गन तान कर बैठा होता है। जैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, पैब्लो खिड़की से कूद कर बच जाता है। लेकिन पुलिस वाले खिड़की से देखते हैं तो पता चलता है पैब्लो मरा पड़ा है। असल में इन्होंने पैब्लो का लोकेशन ट्रेस कर लिया था, तो उस जगह को पुलिस स्नाइपर्स ने घेर लिया था और जैसे उन्होंने पैब्लो को कूदते हुए देखा तो बाहर से स्नाइपर्स ने पैब्लो को चलाई गोली और मार दिया। ये जानकर कमरे में बैठे सारे पुलिस वाले खुशी से चिल्लाने लगते हैं। पास के कमरे में पैब्लो की वाइफ और बेटी होते हैं। वो समझ आती हैं कि पैब्लो को इन लोगों ने मार दिया, तभी इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। डेविड भी वर्जीनिया से कहता है कि ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता, थैंक यू। वर्जीनिया अपने किए के बारे में सोचने लगती है। उसे पता है कि जब पैब्लो के आदमियों को पता चलेगा कि पैब्लो की मौत में वर्जीनिया का हाथ था, तो वो वर्जीनिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अब वो कोलंबिया में नहीं रह सकती। वो डेविड के साथ अमेरिका जाने के लिए मान जाती है और यही मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसे एक सेफ जगह में रखा जाता है जहाँ वो सरदर्द के लिए एस्प्रिन मांगती है। जब डेविड कहता है कि अमेरिका में एस्प्रिन भी नशीला पदार्थ माना जाता है, तो ये सुनकर वर्जीनिया हंस पड़ती है कि अगर एस्प्रिन नशीला पदार्थ है तो फिर पैब्लो जो माल स्मगल कर रहा था उससे ये अमेरिकन क्या कहेंगे। फिर वो पैब्लो के बारे में उन पुरानी यादों में खो जाती है और इसी के साथ लविंग पैब्लो नाम की ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुकिए दोस्तों, तो पैब्लो ड्रग बिजनेस का बादशाह था, लेकिन अंत में उसे पागल कुत्ते की तरह शूट कर दिया गया पुलिस ने। जिंदगी चाहे यार कितनी भी ठाठ भरी क्यों ना हो, लेकिन मौत कैसी होगी ये कोई नहीं बता सकता। और ये देखो, ये है असली पैब्लो एस्कोबार। देखो देखो देखो, देखने में कितना मासूम लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही खतरनाक आदमी था। ये है पैब्लो और उसकी वाइफ। बहुत छोटी लगती है ना उसकी वाइफ, सच में। जब इनकी शादी हुई थी तो ये 15 साल की थी सिर्फ। और पैब्लो को सॉकर बहुत पसंद था। वो अपने एरिया में सॉकर मैच भी खेलता था और अपने परिवार के साथ सॉकर मैच देखने भी जाता था। यह है वर्जीनिया जो पैब्लो का इंटरव्यू ले रही है। उस वक्त शायद पैब्लो नहीं जानता था कि वर्जीनिया ही उसके लिए यमराज बनकर आने वाली है। और ये उस वक्त की फोटोज हैं जब पैब्लो ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था और जनता के सामने भाषण दिया करता था वो। और ये देखो, ये है आखिरी फोटो जिसमें स्नाइपर ने पैब्लो को शूट कर दिया था और फिर पुलिस उसकी लाश को लेकर रूफ के ऊपर चढ़कर गई थी। इस मूवी में पैब्लो के ड्रग बिजनेस के बारे में उतना ज्यादा तो नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इस मूवी की थीम यह है कि एक जर्नलिस्ट जब पैब्लो की लाइफ में आई तो पैब्लो की लाइफ किस तरह इधर से उधर हो गई। मेनली इनके रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में ये मूवी थी। लेकिन अगर आपको पैब्लो की लाइफ को और डिटेल में जानना है तो नार्कोस नाम की सीरीज जरूर देख सकते हैं आप, जिसके टोटल 3 सीजन है। बहुत बेहतरीन और इंटरेस्टिंग है वो सीरीज। इसे देखकर तो लोग
लोग पैब्लो एस्कोबार की चाल, उसके डायलॉग्स को इमिटेट करने लगे थे, इस कदर ये सीरीज अपना असर छोड़ गई थी। सो अगर हमसे हो पाया तो उस सीरीज को जरूर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल वादा तो नहीं कर सकते। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, हमारा एक्सप्लेनेशन? मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।